नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेज पर। आज की करंट अफेयर्स के क्लास के पीडीएफ नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज के 15 मई 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित हमारी क्लास, जिसके अंतर्गत हमारा जो सबसे पहला बिंदु है, सबसे पहला टॉपिक है, वह है भारत ने हाल ही में SCO अर्थात शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भाग लिया है। 13 मई 2020 को ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसके अंदर भारत जो विभिन्न देशों के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस बैठक के अंदर हिस्सा लिया था। और यह जो बैठक है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई थी। और इस बैठक के अंदर भारत की ओर से प्रतिनिधि के रूप में भारत के वर्तमान विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने इस SCO की जो मीटिंग है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया था। अब हम बात करते हैं जी, चीन और पाकिस्तान ने के जो विदेश मंत्री हैं वे भी इस बैठक के अंदर शामिल हैं, उन्होंने भी इसमें भाग लिया है। इसके अलावा हम बात करें इस बैठक के अंदर जो किन बातों पर चर्चा हुई, तो इसके अंदर जो विदेश मंत्री जो हैं, सभी देशों के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कोविड-19 संकट और समन्वय के प्रयासों पर चर्चा की। और उन्होंने इस संकट के सामाजिक और आर्थिक परिणामों और इससे निपटने के तरीकों के बारे में भी डिस्कशन किया है। इसके अलावा इसमें एक प्रमुख मुद्दा अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति भी रही है। और इसके अतिरिक्त जो आने वाले वर्ष में जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसकी जो 75वीं वर्षगांठ और संयुक्त राष्ट्र संघ की 75वीं वर्षगांठ के बारे में भी इस पर चर्चा की गई थी। इसके अलावा अगले माह 9-10 जून 2020 को जो आयोजित की जाने वाली SCO के जो शिखर सम्मेलन है, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर आयोजित किया जाएगा, उसके बारे में भी इसमें विस्तार से चर्चा की गई। अर्थात सेंट पीटर्सबर्ग में जो जो रशिया के अंदर स्थित है सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ SCO के शिखर सम्मेलन की जो तैयारियां हैं उनके बारे में भी इसके अंदर बात की गई थी। इसके अलावा हम बात करते हैं शंघाई सहयोग संगठन में भारत की जो भूमिका क्या रही। तो भारत के जो विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई है उसके अंदर सूचना और विशेषज्ञता को साझा करने में भारत की तत्परता व्यक्त की। अर्थात भारत के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भारत की तरफ से ये बताया कि भारत सूचना और विशेषज्ञता को आपस में साझा करना चाहता है। और इसके अलावा उन्होंने 12 मई 2020 को भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के बारे में भी उन्होंने वहाँ इस मीटिंग के अंदर बताया है। अब हम बात करते हैं शंघाई सहयोग संगठन के बारे में, कुछ जानकारी प्राप्त करें। तो शंघाई सहयोग जो संगठन है उसका जो जो फाउंडेशन है, उसका जो स्थापना है वो पहले शंघाई 5 ग्रुप्स के रूप में की गई थी। पहले इसका जो पूर्ण नाम है वो शंघाई 5 ग्रुप्स था। 26 अप्रैल 1996 को इसकी स्थापना की गई थी। और वर्ष 2001 के अंदर इसका जो नाम में परिवर्तन करते हुए इसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के रूप में इसे गठित किया गया। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह आपसी सुरक्षा स्थापित करना, इसके अलावा राजनीतिक और आर्थिक सहयोग के लिए आपस में सहयोग करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके जो हेडक्वार्टर उसके बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो बीजिंग में है, बीजिंग चाइना में। और इसके जो 8 देश ऐसे हैं जो इसके सदस्य देश हैं, जिनके बारे में बात करें हम, जिनमें भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, रूस, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये जो 8 देश हैं वे इसके सदस्य देशों के अंदर शामिल हैं। इसके अलावा 6 इसके ऐसे देश हैं जो इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं, जिनमें हैं आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की। ये 6 देश इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं। इसके अलावा 4 राष्ट्र इसके पर्यवेक्षक राज्यों के रूप में शामिल हैं, जिनके अंदर ईरान, बेलारूस, अफ़गानिस्तान और मंगोलिया, ये 4 राज्य हैं जो इसके पर्यवेक्षक हैं। और इसके अतिरिक्त इसके जो 4 गेस्ट अटेंडेंसेज हैं, जिनके अंदर आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो आसियान के जो देश हैं, इसके अलावा
कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस अर्थात स्वतंत्र राष्ट्रों का जो राष्ट्रमंडल समूह है उसमें शामिल देश भी इसके अंदर शामिल हैं जो इसके गेस्ट अटेंडेंसेज में हैं। और इनके अतिरिक्त तुर्कमेनिस्तान और यूनाइटेड नेशंस भी इसके जो गेस्ट अटेंडेंसेज हैं, 4 गेस्ट अटेंडेंसेज उनमें शामिल हैं। एससीओ की जो आधिकारिक भाषा है वह चाइनीज और रशियन है और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो व्लादिमीर नोरोव हैं। इसके अलावा इसके डेप्यूटी सेक्रेटरीज़ के बारे में बात करें तो इसके जो डेप्यूटी सेक्रेटरीज़ हैं वो 4 हैं, जिनमें से पहले हैं साइबिर इमांडोसोव, दूसरे हैं वांग काइवेन, तीसरे अजीज़ नोरिसोव और चौथे हैं व्लादिमीर पोटापेंको। ये 4 जो लोग हैं वे इसके डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में 13 मई 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी जीईटी इंडेक्स जो जारी की गई, उसमें भारत ने ऊर्जा सुरक्षा, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे मापदंडों में सुधार करते हुए 74वां स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक के बारे में हम बात करें तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या WEF है वह अपनी रिपोर्ट WEF फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2020 रिपोर्ट में जीईटी इंडेक्स के आधार पर 115 देशों को इसने स्थान दिया है। और इस सूचकांक को देश की ऊर्जा प्रणालियों में मौजूदा प्रदर्शन, पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, इसके अलावा टिकाऊ, सुरक्षित और सस्ती समावेशी ऊर्जा प्रणालियों में परिवर्तन के लिए तत्परता जैसे संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया था। इसके अंदर जो मापदंड रखे गए हैं इस सूचकांक के अंदर वो मुख्य रूप से फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। इनके अंदर जो ऊर्जा प्रणालियों का जो मौजूदा प्रदर्शन है इसमें बेस बनाया गया। इसके अलावा पर्यावरणीय स्थिरता अर्थात ऊर्जा के उत्पादन में पर्यावरण का कितना ध्यान रखा गया है, उसमें स्थिरता कितनी रही है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा सुरक्षा और चौथी चीज़ है ऐसी ऊर्जा जो टिकाऊ हो, सुरक्षित हो, सस्ती हो और समावेशी हो। तो ऐसी ऊर्जा प्रणालियों में परिवर्तन के लिए तत्परता जैसे जो संकेतक हैं उनके आधार पर इसे तैयार किया गया। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो 75% देश हैं उन्होंने अपनी जो पर्यावरणीय जो स्थिरता है उसके अंदर सुधार किया है। स्वीडन ने लगातार तीसरे वर्ष इस रैंकिंग के अंदर जो शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी इस लगातार 3 वर्षों से स्वीडन इस रैंकिंग के अंदर प्रथम स्थान पर चल रहा है, शीर्ष पर चल रहा है। इसके बाद में द्वितीय पर स्विट्जरलैंड और तृतीय स्थान पर फिनलैंड का स्थान है। जो G20 के जो देश हैं उनके अंदर केवल 2 ऐसे देश हैं जो इस रैंकिंग के अंदर शीर्ष 10 जो देश हैं उनमें शीर्ष 10 जो रैंकिंग है उनके अंदर शामिल हैं, जिनके अंदर फ्रांस जो 8वें स्थान पर और यूके जो 7वें स्थान पर है। रैंकिंग के अनुसार जो भारत और जो चीन है वो दुनिया की मांग में उभरते हुए केंद्र है। और इस सूचकांक के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका 32वें स्थान पर रहा है। इसके अलावा कनाडा 28वें स्थान पर रहा है और ब्राज़ील 47वें स्थान पर, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया 36वें स्थान पर रहा। इस प्रकार से जो विश्व के जो प्रमुख जो अर्थव्यवस्थाएं या जो प्रमुख जो देश हैं उनकी स्थिति के बारे में हमने चर्चा की। और अब हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में इसकी जो मुख्य विशेषताएं। तो इसके अंदर जो रिपोर्ट है इसमें कहा गया है कि भारत ने अपने ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करके महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। और इसमें यह बताया गया है कि भारत ने जो LED बल्ब हैं और इसके अलावा स्मार्ट मीटर हैं इनकी थोक खरीद और उपकरणों की लेबलिंग के लिए कार्यक्रम शुरू करके ये जो विशेषता है ये हासिल की है। इसके अलावा भारत उन गिने चुने देशों में से एक है जिसने रिपोर्ट के अनुसार 2015 से लगातार प्रगति की है। यानी भारत 2015 से लगातार जो ये क्षेत्र है इसके अंदर प्रगति करता रहा है और अपने जो प्रदर्शन है उसे सुधारता रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2015 से केवल 11 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रगति की है। KVIC यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, उसने वोकल फॉर लोकल की पहल का क्रियान्वयन किया है।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की और इस योजना के तहत लगभग 20 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान मोदी जी के द्वारा घोषित किया गया और इसमें ध्यान देने की बात है, इसके अंदर 20 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए और इस योजना के साथ में प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल की घोषणा भी की है। केवीआईसी यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वोकल फॉर लोकल बनाने के लिए आगे आने की पहल की है। इसके अलावा वोकल फॉर लोकल की बात करें तो वोकल फॉर लोकल का जो उद्देश्य है वह स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन और कोविड-19 के खतरों के साथ साथ यह स्थानीय उत्पादन था जिसने लोगों की अपनी दिनचर्या चलाने में मदद की थी। अर्थात जो लोग हैं, जो बाहरी जो उत्पादन सामग्रियां हैं, उन पर डिपेंड नहीं रह पाई क्योंकि वो उनको सही समय पर नहीं मिल पाई और ऐसी स्थिति में जो लोकल जो उत्पादन था उसी ने लोगों की मदद की थी। इसके जो मुख्य रूप से आवश्यक वस्तुओं की जो आपूर्ति है वो इसके अंतर्गत शामिल थी। अब हम केवीआईसी के बारे में बात करें तो लोकल फॉर वोकल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवीआईसी यानी खादी एवं ग्रामोद्योग जो आयोग है उसने पीएमईजीपी यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्रमुख परियोजनाओं को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। पीएमजीईपी जो है उसके लिए जो जारी किए दिशा निर्देश, उनके तहत आवेदनों की जो जल्द से जल्द जांच की जाए और बैंकों को भेज दी जाए, यह इसके अंतर्गत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब इसके अंदर जो बैंक हैं वो 15 दिनों के भीतर जो फंड्स का संवितरण करेंगे यानी फंड्स बांटेंगे और इससे पहले इन दिनों की जो संख्या वो 26 थी। आवेदन प्रक्रिया एक निगरानी सेल के द्वारा लागू की जाएगी और यह कम समय के अंदर भी रोजगार सृजन को बढ़ाने के अंदर मदद करेगी। अब पीएमजीईपी जो है यह एक ऐसी योजना है, केंद्र सरकार की योजना है जो 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम में दो योजनाओं को मिला करके शुरू किया गया था। अर्थात ये जो दो योजनाएं हैं जिनके अंदर प्रधानमंत्री रोजगार योजना, दूसरा है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इन दोनों योजनाओं को कंबाइंड किया गया और इसका जो नाम रखा गया पीएमईजीपी यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी कहा जाता है, इस नाम से इसे शुरू किया गया। और ये जो कार्यक्रम है इसका जो क्रियान्वयन है वो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा ही किया जाता है। पीएम किसान योजना जो है उसमें 18,517 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री जो किसान योजना है उसके तहत 18,517 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और ये जो घोषणा है 14 मई 2020 को कृषि मंत्रालय के द्वारा की गई, जिसने पीएम किसान योजना के तहत 18,517 करोड़ रुपए जारी किए और इसमें 9.25 करोड़ परिवारों को इसके माध्यम से लाभ मिलेगा। भारत सरकार ने जो लॉकडाउन के बाद से अब तक पीएम किसान योजना के तहत 18,517 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह धनराशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के एक हिस्से के रूप में जारी की गई है। एक तरफ भारत सरकार लॉकडाउन के दौरान लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मुफ्त में खाद्यान्न और दालों का वितरण कर रही है, वहीं जो दूसरी ओर है वह सरकार रबी की फसलों को तैयार कर रही है और इस रबी सीजन के अंदर 2020-21 के दौरान भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे एफसीआई भी कहा जाता है, उसके माध्यम से भारत सरकार ने 269 लाख टन गेहूं की खरीद की है। इस प्रकार से किसान दो तरफ से मतलब हर तरफ से किसानों के साथ में खड़ी है, किसानों के लाभ के लिए कार्य कर रही है। साथ ही 3.17 लाख टन चना, 3.67 लाख टन सरसों, 1.86 लाख टन तुअर की जो दाल है उसे खरीदा गया है। अब हम पीएम किसान जो योजना उसके बारे में बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को कृषि हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना और किसानों को साहूकारों के चंगल से मुक्त करवाना है। क्योंकि जो जब
किसान इनके चंगुल में फंस जाते हैं, तो काफ़ी मात्रा में जो ब्याज वगैरह चुका करके वे और भी अधिक बुरी स्थिति में आ जाते हैं। इससे बचाने के लिए उन्हें ये पीएम किसान योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत 2-2 हज़ार रुपये की जो 3 किस्तें प्रति वर्ष एक साल में 3 बार दी जाती हैं, जिसके अनुसार कुल जो 3 किस्तों के अंदर कुल 6 हज़ार रुपये प्रति वर्ष छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान किए जाते हैं। और ये जो राशि है सीधे किसानों के खाते में जमा की जाती है, और इस योजना को लागू करने के लिए अनुमानित जो व्यय है वो 75,000 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च यानी NCPOR, गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र यानी NCPOR कोविड-19 महामारी से निपटने में अपना योगदान दे रहा है। NCPOR के वैज्ञानिक और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कोविड-19 के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उचित सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उन्होंने पूरी तरह से किया, और विभिन्न जो प्रयोगशालाएं उनके अंदर महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक कार्य उन्होंने किए हैं। अर्थात उन्होंने अपने जो अनुसंधान जारी रखे हैं प्रयोगशालाओं के अंदर, और उसके दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का जो पूरा ख्याल भी रखा है। NCPOR जो है वह वैज्ञानिक अनुसंधान NCPOR के जो वैज्ञानिक या अनुसंधान विद्वान जो विभिन्न शोध क्षेत्र से संबंधित शोध पत्रों को पढ़ने के लिए राष्ट्रव्यापी जो लॉकडाउन अवधि का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आगामी दिनों में अच्छी संख्या में शोध पत्रों के प्रकाशनों की उम्मीद जताई जा रही है। अर्थात ये जो इस समय है, लॉकडाउन का जो समय है, इस समय के अंदर जो अपने शोध पत्रों को पढ़ने के लिए लोग इस अवधि का उपयोग कर रहे हैं, और जो कि एक अच्छी बात है, जिसके माध्यम से कि आने वाले समय के अंदर काफ़ी मात्रा में शोध पत्र प्रकाशित किए जाएंगे। अब राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करें तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जिसका जो गठन है वो एक स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थान के रूप में किया गया था। ये जो केंद्र है, इसका जो केंद्र है वो गोवा में स्थित है, और यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत कार्य करता है। यह ध्रुवीय और दक्षिण महासागरीय क्षेत्र में जो देश की अनुसंधान गतिविधियां हैं उनके संचालन के लिए एक जिम्मेदार संस्थान है। अर्थात ये जो ध्रुवीय जो अनुसंधान गतिविधियां हैं, इसके अलावा दक्षिण महासागरीय जो जिसके अंदर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर मुख्य रूप से सम्मिलित हैं, और अन्य जो दूरस्थ जो सागरीय क्षेत्र हैं, इनमें किए जाने वाले अनुसंधानों का जो कार्य है प्रमुखता से यही जो केंद्र है वह देखता है। इसको अंटार्कटिका में भारत के जो स्थायी स्टेशन जिसके मैत्री और भारती जिसका नाम है, उसके रखरखाव के लिए भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के समन्वय और क्रियान्वयन के लिए नोडल संगठन के रूप में भी नामित किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने होप पोर्टल का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में मंत्रिमंडल के साथ में होप पोर्टल का लोकार्पण किया है। इस पोर्टल से उत्तराखंड में रहने वाले उत्तराखंडी तो जुड़ेंगे ही, साथ ही प्रदेश से बाहर रह रहे काम कर रहे प्रवासी भी इससे कनेक्ट हो पाएंगे, और जिसका मकसद युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना है। इस पोर्टल में उत्तराखंड में कौशल विकास विभाग से प्रशिक्षण लेने का भी विकल्प दिया गया है। अर्थात सरकार इसके अंतर्गत कौशल विकास विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी, और इसके अलावा राज्य सरकार का यह मानना है कि जो पोर्टल है प्रदेश के युवाओं के लिए एक सेतु के रूप में कार्य करेगा, और इस पोर्टल के जो डेटाबेस है उसका उपयोग राज्य के समस्त विभाग और अन्य रोजगार प्रदाता युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए भी किया जाएगा। फीफा अंडर-17 जो महिला वर्ल्ड कप है वह अगले साल भारत के अंदर होगा। फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप अब अगले साल भारत में ही 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच में आयोजित किया जाएगा, और ये जो वर्ल्ड कप है यह कोरोना वायरस यानी कोविड-19 महामारी के कारण हाल ही में स्थगित कर दिया गया था।
विश्व फुटबॉल की जो सर्वोच्च संस्था है फीफा है, उसने महामारी से पैदा हुई परिस्थितियों का गहन मूल्यांकन करने के बाद में 12 मई 2020 को यह फैसला लिया, और उन्होंने इस फैसले के अंदर यह कहा कि अब यह जो टूर्नामेंट है उसका आयोजन अगले वर्ष किया जाएगा, और इसका जो आयोजन 2 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में होना था, जिसे अब 2021 में 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच में आयोजित किया जाएगा। फीफा ने यह घोषणा की कि टूर्नामेंट के जो मूल पात्रता मानदंड बने रहेंगे, यानी कि उसकी जो क्वालिफिकेशन के जो पैरामीटर्स हैं उन्हें वैसा का वैसा यथावत रखा जाएगा। और इस तरह उसने 1 जनवरी 2003 या उसके बाद 31 दिसंबर 2005 या उससे पहले जन्मे खिलाड़ियों को इसमें भाग लेने की छूट दी है। इसमें जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है वह 1 जनवरी 2003 या उसके बाद में जन्म लेने वाले और 31 दिसंबर 2005 या उससे पहले जन्म लेने वाले खिलाड़ियों को ही इसमें भाग लेने का मौका दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग लेंगी और इनका जो आयोजन है वो 5 स्थलों पर किया जाएगा, और ये जो 5 स्थल हैं जिनमें कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, अहमदाबाद और नवी मुंबई शामिल हैं। इसके अलावा हम जो ये वर्ल्ड कप है उसकी जो नई तिथि घोषित होने के बारे में जो खेल मंत्री किरण रिजिजू है, उन्होंने ये कहा है कि अगर इसकी जो वर्ल्ड कप की जो नई तिथि घोषित होने के बाद में वे इस टूर्नामेंट को पूरा समर्थन देंगे, इस बात का उन्होंने वादा किया है। साथ ही ध्यान देने की बात है कि आईसीसी महिला विश्व कप का जो महिला विश्व कप है उसे भी आईसीसी ने स्थगित कर दिया है। आईसीसी ने 12 मई 2020 को घोषणा करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड में होने वाला जो आईसीसी महिला विश्व कप था उसके क्वालिफायर मुकाबले हैं उन्हें स्थगित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इस बात की जानकारी दी। साथ ही 19 जुलाई से इसके 19 जुलाई इसके जो इसका आयोजन किया जाना था जिसे अब स्थगित किया गया है। और अब हम बात करते हैं फीफा के बारे में। तो जो फीफा है FIFA फीफा, तो यह इसकी स्थापना 1930 के अंदर की गई थी, और यह प्रत्येक 4 वर्ष में जो फुटबॉल टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट उसका आयोजन करता है। और ये जो विश्व के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली प्रतियोगिताओं में से एक है। और एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2006 के अंदर जर्मनी के अंदर 71 करोड़ 51 लाख जो दर्शक हैं उनके द्वारा यह जो फीफा वर्ल्ड कप है उसे देखा गया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो प्रतियोगिता है काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी लोकप्रिय प्रतियोगिता रहती है। तो इसी के साथ में आज की हमारी करंट अफेयर्स के क्लास के सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं और बारी है हमारे आज के प्रश्न की। तो आज का हमारा प्रश्न है, WHO के द्वारा जारी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में विभिन्न स्थानों पर नर्सों की संख्या का अनुपात क्या है? तो इसका जवाब है, विश्व के अंदर विश्व के विभिन्न स्थान हैं उन पर जो नर्सों की संख्या का जो अनुपात है 36.9 नर्स प्रति 10,000 है। और हम बात करें तो अमेरिका के अंदर जो ये आंकड़ा है वह 83.4 जो नर्स प्रति 10,000 का है। और ये अफ्रीका जिसका जो 8.7 नर्स प्रति 10,000 है उससे अमेरिका का जो आंकड़ा है वो 10 गुना अधिक है। इसके अलावा हम बात करें भारत के अंदर कुल 1.56 मिलियन नर्स इसमें कार्य कर रही हैं, जिनमें से 67% जो नर्सेज हैं वो पेशेवर हैं। इसके अलावा प्रतिवर्ष 3,22,827 नर्सें ग्रेजुएट होती हैं। और भारत के अंदर जो कुल चिकित्सकों की जो संख्या है उसमें नर्सों की संख्या 47% है। यानी कुल जो चिकित्सकीय कर्मी हैं, कुल चिकित्सा कर्मी, उनमें से जो 47% जो संख्या का हिस्सा है वो नर्सों का है। इसके अलावा 23.3% इसमें डॉक्टर्स हैं, इसमें डेंटिस्ट हैं 5.5%, और फार्मासिस्टों की जो संख्या है वो है 24%। तो इस तरह से ये कुछ आंकड़े थे जिनके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू।